अध्यापक श्री मनीष चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। मनीष चतुर्वेदी सर, प्लीज वेलकम। नहीं, हाँ, बुलंद आवाज से मनीष चतुर्वेदी सर का स्वागत किया जाए। और जय हिंद। जोर से बोलो, अकेले ही मेरी आवाज आ रही है। जय हिंद। और जोर से जय हिंद। जय हिंद। आपकी दबी आवाज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के 75वें अमृत महोत्सव की सभी देशवासियों को, स्टाफ मेंबर को, लेसेक परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये दिन उन महान क्रांतिकारियों, देशभक्तों के द्वारा प्राणों का बलिदान जो किया गया है, उनकी प्राणों के उत्सर्ग के निमित्त हमको आज़ादी का पर्व मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन देशभक्तों को नमन करने का दिन है आज। काश यदि उन देशभक्तों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग बलिदान नहीं किया होता तो शायद आज भी हम गुलामी में सांस ले रहे होते। जैसा मोहन सर ने कहा है और पुष्प की अभिलाषा कविता का उल्लेख किया है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाएं, जिस पथ जाएं वीर अनेक। पुष्प की कितनी सुंदर अभिलाषा है, कितनी सुंदर इच्छा है कि पुष्प भी ये चाहता है कि सुरबाला के गहनों में गुथने से मेरा सम्मान नहीं होगा, देवों के सिर पर चढ़ने से मेरा सम्मान नहीं होगा। मेरा सम्मान होगा तो वास्तव में वह वनमाली से अपेक्षा करता है, प्रार्थना करता है कि मुझे उस पथ पर फेंकना जिस पथ पर वीर शहीद अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए, प्राणों का बलिदान करने के लिए, प्राणों का त्याग करने के लिए जाते हैं। और उन वीर शहीदों ने अपने प्राणों का जो उत्सर्ग किया है, जो बलिदान किया है, प्राणों का जो त्याग किया है, उनके त्याग के फलस्वरूप ही हमको आज़ादी प्राप्त हुई। वैसे आपको जानकारी में होगा कि गुलाम भारत में पहला आज़ादी का पर्व 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, परंतु यह ऐतिहासिक तिथि कहीं पीछे न छूट जाए, हम इसको भूल न जाएं, इसीलिए 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1930 का वह दिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया था। अंग्रेजों को लग जाए कि आज हमें आजादी मिल गई है, पूरे देश को, शहरों को राष्ट्रीय ध्वज से सजाया गया था। घर घर जाकर के लोगों को समझाया गया था, हर घर से जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर घर से जो है रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। और आज अंग्रेजों को ऐसा लगे, मैं 26 जनवरी 1930 के दिन को याद कर रहा हूं, अंग्रेजों को ऐसा लगे कि आज जो है आजादी मिल गई है, भारतवासियों को ऐसा लगे, अंग्रेज जो है नतमस्तक हो जाएं। और सुभाष बाबू ने गजब का बेड़ा उठाया था। उन्होंने अंग्रेजों को ओपन चैलेंज दिया था। कलकत्ता शहर के, याद कर रहा हूं मैं, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया था, खुला चैलेंज अंग्रेजों को, खुली घोषणा की थी। हम 4:24 पर मोन्यूमेंट चौराहे पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, आजादी की शपथ लेंगे। अंग्रेज पुलिस में जितना दम है, जितनी फोर्स है उनके पास, लगा लें और रोक लें। और प्रातःकाल होते ही जितने भी चौराहे थे, सड़कें थी, सब लोग, सब जगह जो है राष्ट्रीय ध्वज से सजे हुए थे। बालिकाओं ने, छात्रों ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, पुरुषों ने इस प्रकार से उसमें भाग लिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते।
और जब अंग्रेजों को खुला चैलेंज दे दिया गया था तो फिर क्या था, उन्होंने पूरी तैयारी की। हर चौराहे को, हर शहर को, हर पार्क को, हर मैदान को जो है फोर्स ने घेर लिया। घुड़सवार पुलिस वाले भी थे, लाठियां थी, डंडे थे, क्या नहीं था। सुभाष बाबू वादे के पक्के थे, जो एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया करते थे उसे पूरा करने का उनमें दम था, क्योंकि वो मां भारती के लाल थे। और जब उनको रोकने का प्रयत्न किया जाता है तो सुभाष बाबू अपनी पूरी टीम के साथ वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम, सर फटता है, खून बहता है, लहू लुहान हो जाते हैं, तब भी वंदे मातरम बोलते हुए लगातार आगे बढ़ते हुए जाते हैं। उनको उनके साथी खींचने का प्रयास करते हैं कि सर फट रहा है, खून बह रहा है, परंतु सुभाष बाबू कहां रुकने वाले थे। सुभाष बाबू को तो जुनून था कि हमने अंग्रेजों को चैलेंज किया है, खुला चैलेंज किया है, ओपन चैलेंज किया है 4:24 पर। आप सोचिए, आप मिनट भी तय किए थे सुभाष बाबू ने कि 4:24 पर ही हम राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे, आजादी की शपथ लेंगे, अंग्रेजों में जितना दम है रोक लें, जितनी पुलिस फोर्स लगाना है लगा ले। और अंग्रेज कहां पीछे रहने वाले थे। लोगों का सर फटा, खून बहा, परंतु आजादी के दीवाने थे, पीछे हटने वाले नहीं थे। और महिलाओं ने जब ये देखा कि सुभाष बाबू घिर गए हैं तो महिलाओं का एक ग्रुप, बालिकाओं का एक ग्रुप फटाफट मोनूमेंट चौराहे पर 4:24 पर पहुंचता है, राष्ट्रीय ध्वज को लहरा देता है, आजादी की शपथ पढ़ लेता है। अंग्रेज रोक नहीं पाते। सोचिए आप कैसा जुनून होगा कि 26 जनवरी 1930 का दिन गुलाम भारत में आजादी का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, स्वाधीनता आजादी का पर्व मनाया गया। तो सुभाष बाबू ने तो उस जमाने में मना लिया था। और ये तिथि पीछे नहीं छूट जाए, क्योंकि हमारी आजादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। ऐतिहासिक तिथि पीछे छूट गई थी। भारतवासी को याद दिलाने के लिए हम भूले नहीं, इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। 26 जनवरी तिथि चुनी गई। तिथि को चुनने का कारण यह था कि गुलाम भारत में आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और शुरुआत तो हमारी उस जमाने से हो गई थी बच्चों। 1857 की स्वतंत्रता सेनानियों की क्रांति को याद करें हम। मंगल पांडे पंडित हुआ करता था, ब्राह्मण हुआ करता था। कारतूसों में गाय की चर्बी का प्रयोग। अरे गाय गंगा गांव तो हमारे लिए वैसे ही पवित्र है, हमारी दिल आत्मा हृदय में बसता है, हम कैसे उसका अपमान बर्दाश्त करते हैं। इस बात से खफा होकर के मंगल पांडे मेरठ की सैनिक छावनी में विद्रोह कर देता है। और विद्रोह ऐसा होता है कि उसके बाद तात्या टोपे है, रानी लक्ष्मीबाई है, नाना फड़कवीर है, मुगल अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर उसका नेतृत्व करते हैं। और वो बढ़ती हुई क्रांति धीरे 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 बढ़ती हुई वो वैसे सफल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्लानिंग थी, व्यू रचना थी, उस प्रकार की नहीं थी। अंग्रेजों को अवसर मिल गया इधर उधर संभालने का। यदि क्रांति वो एक साथ होती तो निश्चित रूप से माने आप कि पूरी तरह सफल होती क्रांति। और मैं तो आज भी सफल ही कहता हूं। क्यों? क्योंकि यदि वो चिंगारी नहीं फूटी होती तो शायद भारत को 1947 में आजादी भी नहीं मिली होती। वो शुरुआत, पहला कदम बड़ा महत्वपूर्ण होता है, याद रखना। हर चीज में पहला कदम महत्वपूर्ण होता है और हम पहला कदम से ही पीछे खींचते हैं। और मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, इतिहास वगैरह मैं संगति से सीखता हूं आपकी। महेंद्र सर मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं और आज मैं श्रेय भी उनको देता हूं कि मैं जितना बोलता हूं इतिहास के बारे में, एक शब्द नहीं पढ़ा मनीष चतुर्वेदी ने, केवल अपने मित्र की संगति से सीखा रस। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सब्जेक्ट को 20 साल पढ़े, 25 साल पढ़े, पढ़ाई के प्रति ऐसा डिवोशन हो, ऐसा समर्पण हो, कठोर परिश्रम हो कि विषय जो है सिद्धहस्त हो जाता है। सोचिए आप, उसकी कल्पना करिए, मेरे जैसा उसके साथ रहने वाला, सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परसु गुधातु सुहाई। अरे लोहा भी सुधर जाता है पारस की संगति में। और आप तो पारस हैं सब लोग। ऐसे परिवार में, ऐसे स्टाफ में जो लोग हैं वो तो पारस हैं। और उनके संगति में हम जैसे लोग लोहे भी आते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है सुधरते रहेंगे। इसलिए श्रेय तो आप लोगों को जाता है। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है।
और फिर उनके नेतृत्व में ही जो है क्रांति का आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हो जाता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। बहुत सारे निरंतर क्रम चलता रहता है। अभी गांधी का आगमन नहीं हुआ था। गांधी जी जो है वह विदेश में दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब वह भारत में आते हैं तब उनके नेतृत्व में पूरा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाता है उसके बाद। और सत्य अहिंसा के ऐसे पुजारी हुआ करते थे वे कि शस्त्र उठाना तो बहुत दूर की बात है, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, ऐसी अहिंसा हुआ करती थी। सोचिए आप, बुरा बोल दिया आपने तो हिंसा हो गई, बुरा सुन लिया। इसलिए उनके तीनों बंदर जो बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, अहिंसावादी हुआ करते थे। चोरी चारा कांड जब होता है बच्चों, वो थाने को जला दिया जाता है, तो वह जो अपने आंदोलन को वापस भी लेते हैं। बहुत सारी अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं जिनको याद कर सकते हैं हम। 1931 का दिन ऐतिहासिक दिन मानता हूं, मुझे दिन भगत सिंह की फांसी हो गई थी। ये मान के चलिए कि भगत सिंह को फांसी नहीं होती, और भगत सिंह ने सुनो वो मार्ग चुना था। क्या मार्ग चुना था? मातृभूमि के चरणों में प्राणों को बलिदान करने का मार्ग। उनको उनके साथियों ने, चंद्रशेखर आजाद वगैरह ने बहुत समझाया था, मुक्त करने की योजना भी बनाई थी, परंतु भगत सिंह ये चाहते थे, सुखदेव राजगुरु साथ में थे, वो ये चाहते थे कि भारतवर्ष में ये संदेश जाना चाहिए, ये संदेश जाना चाहिए कि भारतीय युवा देशभक्त अपने प्राणों को शहीद करने के लिए, प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हैं। दूसरों को प्रेरणा मिले, युवाओं को प्रेरणा मिले। और आज भी भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद हमारे आदर्श हैं, क्योंकि इनका जो प्रयत्न रहा है, इतना बड़ा प्रयत्न रहा है, मैं तो कहता हूं भागीरथी प्रयास रहा है। जैसे आसमान से जमीन पर गंगा को लाने का प्रयास भागीरथ ने किया था, ऐसा ही प्रयास जो है इन क्रांतिकारियों का रहा है। और इनके प्राणों के फलस्वरूप ही हमको आजादी प्राप्त हुई। उनको नमन करने का दिन है। और आज आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। अमृत महोत्सव इसको घोषणा किया है। और कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त की भी एक घोषणा की है। हमने देश विभाजन की त्रासदी को कैसे भुला दिया? कोई अपने जख्मों को भूलता है क्या? भाई जख्मों को भूल जाओगे तो फिर हमें आजादी का महत्व कैसे रहेगा? हम रात देखते हैं इसलिए दिन अच्छा लगता है, अंधकार देखते हैं इसलिए प्रकाश अच्छा लगता है, हम दुख देखते हैं, कष्ट भुगतते हैं, परेशानियां झेलते हैं, इसलिए हमें सुख सुविधाएं, प्रसन्नता अच्छी लगती है। किसलिए कल उन्होंने घोषणा की? देश विभाजन की त्रासदी विभीषिका नाम दिया उन्होंने। हमने 75 साल क्यों नहीं मनाए इसको? 75 साल हम देश विभाजन के दर्द को, तकलीफ को कैसे भूल गए? इसकी घोषणा की और मैं स्वागत करता हूं इसका कि वास्तव में किसी प्रधानमंत्री को याद तो आया। और मैं सबका योगदान मानता हूं, ऐसा नहीं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जो आए हैं देश जो है मतलब उन्नति के पथ पर चला गया। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता हुआ करते। आप पढ़िए तो सही भारत की खोज। जिस भारत माता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं वे खुद कहा करते थे, भारत माता की जय का मतलब होता है इस देश में निवास करने वाले हर व्यक्ति की जय। ये जंगल है, पहाड़ है, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी हैं, नाले हैं, झरने हैं, ये जो भारतवर्ष है, भारत की जो मिट्टी है जिस पर हमने जन्म लिया है, ये होता है इसकी जय, भारत माता की जय। तो पंडित नेहरू तो ये मानते थे, पंडित नेहरू तो ये मानते थे कि हमारा जो प्रभाव है वह साउथ से लेकर के अफगानिस्तान तक चले जाइए आप। ये जो आज का जो कांधार है, गांधार हुआ करता था। कनिष्क वहां का जो है कुषाणों का प्रसिद्ध राजा रहा है, हमारा बहुत पुराना जुड़ाव। वो तो ये कहा करते थे कि वहां की जो अफगानी पठान हैं वो भी इस्लाम धर्म ग्रहण करने के पहले जो है बौद्ध हुआ करते थे, और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पहले वैदिक हिंदू हुआ करते थे। हमारा इतना प्रभाव। इसलिए सुनो, कल घोषणा की है, कल विचार कर रही भारत सरकार क्या कि अफगानिस्तान में जो तनाव चल रहा है तालिबान के कारण, हम अफगानी नागरिकों को जो है अपनी यहां नागरिकता देंगे, अपने यहां शरण देंगे। क्यों? इसका कारण धर्म नहीं हो सकता। जिस प्रकार से सीएए के ऊपर विवाद किया गया, धर्म के आधार पर खड़ा करने का प्रयास किया, गलत बात है। बिना बात देश को जलाया गया, भड़काया गया, कहां धर्म आ गया उसमें?
भाई अफगानिस्तान में जो निवास करने वाले लोग जो हैं और आज जो दुख तकलीफ परेशानियां झेल रहे हैं वो उनका इस्लाम धर्म है। कल भारत सरकार विचार कर रही है हम उनको शरण देंगे। क्यों देंगे शरण? मानवीयता के शरण, आदर्श शरण। भारत यही तो है। भारत जो कट्टरता को पसंद नहीं करता, जो सबको स्वीकार कर लेता है, अपना बना लेता है, ऐसा है भारतवर्ष। और भारत की प्रवृत्ति ये क्या है कि युगों युगों से भारत जो जिंदा रहा है, कारण क्या है उसका कारण यह है सबको स्वीकार करने की प्रवृत्ति। जो कठोर होता है ना टूट करके समाप्त हो जाता है, परंतु जो लचीला होता है, जिसमें कोमल भावनाएं होती हैं, सबको स्वीकार करने की जो भावनाएं होती हैं, वह हमेशा जिंदा रहता है। कभी इकबाल कहा करते थे कि रोमान मिस्र जुमा मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। अरे यूनान मिट गए, रूम मिट गए, भारत क्यों नहीं मिटता? पिछले 5-10 हजार साल से क्यों नहीं मिटता? इसीलिए नहीं मिटता क्यों? क्योंकि हमारी सबको स्वीकार करने की प्रवृत्ति है। हम अनेक धर्मों के साथ, जातियों के साथ, पंथों के साथ, संप्रदायों के साथ, अनेक भाषाओं के साथ, अनेक प्रांतों के साथ। भाई हमारा राजस्थानी अलग है, मराठी अलग है, पंजाबी अलग है, गुजराती अलग है, बंगाली अलग है, साउथ अलग है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तब भी हम सबको साथ रख सकते हैं क्योंकि हमारा भाव वैसा है जैसे शरीर का अंगांगी भाव होता है। शरीर का जैसे संबंध होता है, हाथ पैर उंगली छोटे से छोटा अंश होता है, उससे भी जुड़ाव होता है, तकलीफ उसकी पूरे शरीर को होती है। ऐसा भारत मानता रहा है। और आजादी के बाद जो है 75वें महोत्सव पर हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं भारत आगे बढ़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी की बात करें, आप 71 में पाकिस्तान को जबरदस्त सबक सिखाया था। ये क्या सिखाएंगे? आप सोचिए, हिंद महासागर में अमेरिका का बेड़ा आ गया था, उसके बावजूद, अमेरिका की धमकी के बावजूद इंदिरा गांधी शेरनी की तरह, आज की राजनीति खराब हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको चंडी कहा था, मां दुर्गा कहा था उनको। चिंता नहीं की इंदिरा गांधी ने। पाकिस्तान का यही इलाज है ऐसे लोगों का, इनको काट करके 10-20 प्रांत हो जाने चाहिए। उन्होंने उस जमाने में 71 में बांग्लादेश बना दिया था। आप सोचिए, इसरो की स्थापना, भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इतने सारे संगठन। आप सोचिए भारत एकदम आगे बढ़ गया है क्या अभी? तब से लेकर के हर प्रधानमंत्री अपना योगदान दे रहे। लाल बहादुर शास्त्री को बोल सकते हैं ईमानदारी को आप? अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोट पहन करके जाते थे, इससे ईमानदारी क्या होगी? अपने लोन से पहली कार खरीदी उन्होंने, प्रधानमंत्री ने। बताइए आप, ऐसी सादगी ईमानदारी कहां होगी? हम राजीव गांधी को याद करें। आज जो भारत 21वीं सदी का देख रहा है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, कि राजीव गांधी को भूल सकते हैं हम? नहीं भूल सकते भी। कैसे भूल जाओगे आप नरसिम्हा राव कैसे भूल सकते हैं? जिस उदारीकरण की प्रक्रिया की उन्होंने बात की थी उस समय, मुझे अच्छी तरह याद है, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद से लेकर कई संगठनों ने तीव्र विरोध किया था, बहुत भयंकर विरोध किया था। सोचिए आप, उस जमाने में यह था, वीपी सिंह को सोना गिरवे रखना पड़ा था, लोन लेना पड़ा था हमको अंग्रेजों से, इंग्लैंड से, तब जाकर के देश की अर्थव्यवस्था चली थी। इन लोगों को नहीं भूल सकते। उसके बाद भी और भी प्रधानमंत्री, वीपी सिंह हुए हैं, इंद्र कुमार गुजराल हुए हैं, देवगौड़ा हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, खुद उन्होंने दूसरा पोखरण किया, क्योंकि विश्व को जगाने के लिए जरूरत थी। विश्व को जगाने के लिए जरूरत थी। क्यों? क्योंकि विश्व शक्ति की भाषा समझता है। क्षमा शोभती उद भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्व रहित विनीत सरल हो। अरे सांप का इसलिए सम्मान करते हैं कि जहर होता है, उसके बाद जहर नहीं हो तो कीड़े मकोड़े की तरह मार देंगे उसको। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगते रहते हैं, नहीं सुनता वो, और जैसे ही धनुष बाण तानते हैं, सिंधु देह धर त्राही त्राही आ गिरा शरण में आ गिरता है, भगवान माफ करो मुझे। ये मार्ग है, इसलिए अटल जी ने दूसरा पोखरण किया। और हाइड्रोजन बम का 100 परमाणु बम के बराबर होता है हाइड्रोजन में। ज्यादा नहीं समझता, मुमताज सर के साथ सीखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। बंटी सर वगैरह साइंस के लोग हैं, अरविंद सर हैं, दिनेश सर हैं, साइंस समझते हैं भैया, मैं नहीं समझता। 100 परमाणु बम के बराबर होता है हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया हमने। आज की तारीख में भारत को चैलेंज करने का किसी में दम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी प्रधानमंत्रियों ने बहुत बढ़िया काम किया, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। 21वीं सदी का भारत का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। 1 अरब 38 करोड़ की आबादी और 65% हमारा यूथ। आप कल्पना करिए, विश्व जहां बूढ़ा हो रहा है, हम जवान हो रहे हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर अब्दुल कलाम का 2020 का सपना साकार हो चुका है। ध्यान रखना, हम आगे बढ़ चुके हैं। और ये मान के चलिए, जब आजादी का हम 100वां उत्सव मनाएंगे 2047, तब ये मान के चलना, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड भारत के पीछे होंगे, भारत के पीछे खड़े होंगे। मैं
मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं, है ना, एक छोटा सा अध्यापक हूं, बाकी सुनो, अध्यापक भविष्य का दृष्टा होता है। वो आज विद्यार्थी को देख करके वो देख लेता है 25 साल बाद क्या होना है, 20 साल बाद क्या होना है। क्यों? क्योंकि ये जो विद्यार्थी जैसे आगे बनेंगे वैसे ही तो समाज होगा, हमारा देश होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आज, और घोषणा करता हूं इस मंच से कि जब आजादी का हम 100वां महोत्सव मनाएंगे 2047 में, भारत के आसपास भी कोई नहीं होगा। बस ये जरूर है क्या बच्चों कि हमको धर्म की, जाति की, भाषा की इन दीवारों को तोड़ना है। हमारा जो यूथ है, जिसके पास जो शक्ति है, उसको अवसर देने हैं। हमारे पास अच्छे विश्वविद्यालय होना चाहिए, अच्छी लैब होनी चाहिए, अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए, अच्छी पुस्तकालय होने चाहिए, अच्छे शिक्षक होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जैसे हम सुनते हैं ना नोबेल हर बार, अरे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस वालों को मिल रहा है, इंडियनों की लाइन लगी हुई रहेगी। ओलंपिक में देख लेना आप, 2047 में यदि ओलंपिक में भारत अमेरिका की जगह नहीं हो, चीन की जगह नहीं हो, तो आप जो है ये मान के चलना कि मिथ्या घोषणा की थी मैं सही घोषणा कर रहा हूं। 2000 भारत में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। भारत पुनः विश्व गुरु होगा। भारत पुनः विश्व गुरु होगा। और वरामर, चरक, नागार्जुन, आर्यभट्ट, भास्कर द्वितीय, कौटिल्य, कालिदास जैसे लोगों की हमारे पहले लाइन थी। हमने विश्व को सिखाया, गणित सिखाया, माइनस का आविष्कार किया, जीरो का आविष्कार किया, क्या अरबों को गणित सिखाया। हम वापस सिखाएंगे उनको, हम उनको रसायन सिखाएंगे, गणित सिखाएंगे हम उनको, है ना। भारत ऐसा लोहा बना लेता था जिस पर आज तक जंग नहीं लगे। आप चले तो दिल्ली के पास में मेहरौली क्षेत्र में चले जाएं आप, लोह स्तंभ खड़ा हुआ है, हजारों सालों से आज तक लोहा नहीं बना। पूरा विश्व हमसे हथियार बनाने के लोहा खरीदता था। भारत ऐसा था और होगा। प्राचीन काल में भारत सूती वस्त्र का जबरदस्त व्यवहार, आज भी कॉटन हमारा फेमस है, पूरा विश्व कॉटन का इंतजार करता है भारत का। तो ये मान के चलें आप, हम सब मिलकर के, सारे अध्यापक गण, सारे समाज सेवी, डॉक्टर, इंजीनियर, छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना काम ईमानदारी से करें। निश्चित रूप से भारत जो है 2047 में विश्व गुरु होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।